क्या आपके डॉक्टर ने आपको सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg प्रिस्क्राइब की है, या आपको किसी ने ये कहा है कि आप सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg खा लो, आपका इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा? क्या सर्दी ज़ुकाम में ये मेडिकेशन को लेना चाहिए, या आप इसको बीच में से ही बंद कर सकते हो अगर आपको ठीक लग रहा है? इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg के यूजेस, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे, और आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या है। सिप्रोफ्लॉक्सिन एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। अब इसको कोई पेन किलर से कंफ्यूज मत करिए। एंटीबायोटिक और पेन किलर में बहुत फ़र्क होता है। तो पेन किलर जो होता है वो दर्द कम करने के अंदर हेल्प करता है, वाइल एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी में उसको ट्रीट करता है, उसको कम करता है। लेकिन क्या अगर आपको वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो क्या सिप्रोफ्लॉक्सिन इसके लिए काम करेगी? इसका जवाब नहीं है। सिप्रोफ्लॉक्सिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर काम करती है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस के वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में मदद नहीं करती। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या डॉक्टर्स हर इन्फेक्शन के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं? इसका जवाब नहीं है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल के हिसाब से। हर एक पेशेंट एक डिफरेंट इंडिविजुअल है ना, तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सिम्टम्स, पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं कि इसके लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन की ज़रूरत है या नहीं है। फिर एग्जामिनेशन जो होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। फिर लेबॉरेटरी टेस्ट करवाते हैं, जो भी नेसेसरी लेबॉरेटरी टेस्ट है उससे ये पता चलेगा कि हमको सिप्रोफ्लॉक्सिन प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है या नहीं। अब कॉमनली आप ये देखोगे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, और जैसे टाइफाइड फीवर जो होता है उसमें भी देखा जाता है कि प्रिस्क्राइब किया है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर भी सिप्रोफ्लॉक्सिन दी जाती है। अभी हर इन्फेक्शन के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन देना ये एक सही अप्रोच नहीं होता है, क्योंकि आज के जो दौर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है और एंटीबायोटिक का जो बार बार यूज़ किया जाता है पेशेंट्स को, जो बार बार दिया जाता है, इससे इसमें एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो हर एक इन्फेक्शन में सिप्रोफ्लॉक्सिन नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। डिपेंड्स उसका लोकल रेजिस्टेंस क्या है बैक्टीरिया का, और पेशेंट का पास्ट एंटीबायोटिक का रिकॉर्ड क्या है, वो किस हिसाब से एंटीबायोटिक यूज़ करता है, उससे भी हम डिसाइड करने में हेल्प होती है कि हमको इसको सिप्रोफ्लॉक्सिन देना है या नहीं, क्योंकि हर एक पेशेंट का पैटर्न अलग होता है ना ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि हर एक इन्फेक्शन के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन नहीं प्रिस्क्राइब करते। अब हम समझते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सिन काम कैसे करती है। अभी इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाती हूँ। जैसे समझिए एक फैक्ट्री है ना। फैक्ट्री में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कंटिन्यूसली, पर आप समझिए कि अगर फैक्ट्री के अंदर की जो मशीन है वो ख़राब हो जाएगी या बंद पड़ जाएगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है तो कुछ एंजाइम्स के थ्रू वो डीएनए को मल्टीप्लाई करता है और बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या करती है, वो एंजाइम को किल कर देती है, जिससे उसका डीएनए मल्टीप्लाई नहीं होता और हमारे बॉडी में बैक्टीरिया रोका जा सकता है। तो अगर एंजाइम डीएनए प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे बॉडी में और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन को कैसे लेना चाहिए। अब इसका डोजेज जो है वो है 500 mg है ना, इसका डोज है वो 500 mg जो है उसका डोज है। अब इसको आपके डॉक्टर ने जिस हिसाब से बताया है और जितने ड्यूरेशन के लिए बताया है आप उतने ड्यूरेशन के लिए इसको कंज्यूम करिए। जैसे 5 से 7 दिन के लिए बताया है तो आप बीच में से इसको बंद मत करिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ये सोचते होगे, क्योंकि ये बहुत बार होता है पेशेंट्स के अंदर कि उनको ठीक लगता है तो पेशेंट्स बीच में से ही दवा बंद कर देते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया बच गया है तो वो वापस इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए एंटीबायोटिक का जो कोर्स आपको और ड्यूरेशन डॉक्टर्स ने बताया है आप वो प्लीज़ फॉलो करिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए, सिप्रोफ्लॉक्सिन कंज्यूम करते वक्त कैल्शियम सप्लीमेंट, मिल्क, जिंक सप्लीमेंट्स है ना, इसके साथ इसको कंज्यूम मत करिए, क्योंकि
ये दवा का अब्जॉर्प्शन कम कर देती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि इसके अंदर आप गैप रखिए। अगर आप मिल्क पी रहे हैं या टी पी रहे हैं तो आप एक गैप रखिए, 1 या 2 घंटे का। सिप्रोफ्लॉक्सिन कंज्यूम करने के 1-2 घंटे बाद आप ये मिल्क या टी पी सकते हैं। और अगर आप कैल्शियम और जिंक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ये पहले से ही बता दीजिए, तो आपके डॉक्टर वो ड्यूरेशन को मैनेज कर देंगे। हर मेडिकेशंस के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह सिप्रोफ्लॉक्सिन के अंदर भी आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नोटिस करोगे, जैसे नोशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, चक्कर और वीकनेस और स्टमक में डिस्कम्फर्ट, ये आप नोटिस करोगे। लेकिन कुछ रेयर और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन से रिलेटेड, जैसे आपके पैर के पास जो हील होती है, उसको टेंडन जिसको हम कहते हैं, वो टेंडन के पास अगर आपको सूजन महसूस हो रही है या चलने फिरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली इस बारे में बताइए। और कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स जैसे आपको परसिस्टेंट डायरिया रहा है ना, या आपको कन्फ्यूजन है, मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है दवाई की वजह से, है ना, और या आपको रैशेस आ रहे हैं या ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो ये भी सब आपको आपके डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, और जितना जल्दी बताओगे उतना बेहतर है। किन लोगों को ये मेडिकेशन लेते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए? जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको, या जिनको किडनी का डिसऑर्डर है, पहले से कोई मेडिकेशन आप पहले से कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कैटेगरी के जो लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर आपको ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या आपको टेंडन में पहले से कोई इंजरी हुई है, मतलब आपके हील की पार्ट पे, आपके पैर के हील के पार्ट पे अगर आपको पहले से कोई इंजरी हुई है, तो आप ये इंजरी के पहले से आप डॉक्टर को बताइए, तो आपके डॉक्टर उसका डोजेज, उसका ड्यूरेशन या आपको कोई डिफरेंट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेंगे। अभी हमारे कल्चर में एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते आते हैं वो है कि हम पुराने एंटीबायोटिक्स अभी खा लेते हैं और ख़ुद से सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं, खुद से मेडिकेशन हमको खुद से पता चल जाता है कि हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हर एक बैक्टीरिया डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो डॉक्टर्स को पता होता है। तो आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिकेशंस हैं वही मेडिकेशंस आप लीजिए, और आप अपना प्रिस्क्रिप्शन किसी और को मत दीजिए। क्या सेम अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ओ मुझे भी सेम डिजीज़ तो नहीं हो गई या सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो ये मिस्टेक्स आप प्लीज़ अवॉइड करिए, और पुराने मेडिकेशंस को एक्सपायरी डेट देखकर ही मेडिकेशन लीजिए, और आपके डॉक्टर और फार्मासिस्ट और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपके लाइफ में इन्वॉल्व हैं उनसे कंसल्ट करे बिना आप कोई मेडिकेशन कंज्यूम मत करिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक एक पावरफुल मेडिकेशन है, बट ओनली व्हेन ये एक सही पेशेंट में सही इन्फेक्शन के लिए, सही टाइम के लिए, सही डोजेज में दिया जा रहा है, तब ये आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के अगेंस्ट जाकर अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं या खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो आप ये याद रखिए। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।